वेलकम टू आदि बाइट्स। क्या आपको इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए देखते हैं। मेरा मानना है कि इंडिया इज द वेल्थ क्रिएशन डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 20 साल के अगर आप आंकड़े देखते हैं तो इंडियन इक्विटी हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल अदर असेट क्लासेस अक्रॉस द ग्लोब एंड विद इन इंडिया। इंडियन इक्विटी ने पिछले 20 सालों में तकरीबन 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। इसके कंपैरिजन में यूएस मार्केट ने तकरीबन 13.7%, गोल्ड ने करीब 12.2%, रियल एस्टेट ने करीब 8.3% और डेट ने करीब 7.3% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी निवेशक ने अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे तो उसकी वैल्यू आज बढ़कर 16,50,000 रुपए हो चुकी है। तो क्या ये संयोग है? बिल्कुल नहीं। इसका मूल मंत्र है कंपनी के सौदे, ट्रांजैक्शंस, कारोबार या प्रॉफिट्स। अगर कंपनी के कारोबार या प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो मार्केट उसी रेशो में उसकी वैल्यू बढ़ाती है, यानी कि शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। इस रेशो को हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल, पी मल्टीपल। तो इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट्स क्यों बढ़ेंगे? इसके 3 मुख्य रीजन हैं। रीजन नंबर 1, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन करीब 68% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। इंडिया की मीडियन एज 28 है और चाइना की 37, यूएस की 37, वेस्टर्न यूरोप की 45 और वहीं जापान की 49 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 27। अराउंड 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। तो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन इज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बढ़ रही है तेज रफ्तार से, और इंडिया की कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और किसी का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे की इनकम होती है और वो इनकम होती है कंपनी की। और यदि कंपनी के इनकम बढ़ेगी तो उनके मुनाफे बढ़ेंगे और पी मल्टीपल के हिसाब से शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। नंबर 2 रीजन, जीडीपी। इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है एंड इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, poised to grow to 5 trillion US dollar in the year 2025 and becoming the 3rd largest economy in the world. इसका क्या मतलब हुआ? जीडीपी का मतलब है कि देश की इनकम बनती है बिजनेस प्रॉफिट से, सैलरी से, इंटरेस्ट से, वेजेस से और रेंट से। तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि देश की इनकम बढ़ेगी और इंडिया की यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है तो नेचुरली डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और खर्चे बढ़ेंगे, और अगर खर्चे बढ़ेंगे इसका मतलब कंपनी की इनकम और मुनाफे बढ़ेंगे और शेयर प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते रहेंगे। जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। अप्रैल 2024 का जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2.1 लाख करोड़, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। हायर जीएसटी कलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, और जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब द इंडियन इक्विटी इज स्टिल गोइंग टू फर्दर गो अप टिल द टाइम द जीडीपी इज ग्रोइंग। रीजन नंबर 3, स्टेबल गवर्नमेंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे काफी पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज रफ्तार से लेके जा रहा है, जैसे कि पीएलआई लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, पावर सेक्टर बूस्ट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। तो क्या ये एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। इंडियन इकोनॉमी तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। अगर आप इसके साथ चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। तो बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ हिस्ट्री एंड बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स। Follow us for more fin education videos and follow our social media handles. Thank you.